Dear students, you have most welcome to on learning channel। पिछले क्लास में आप लोगों को ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जब त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो, जैसे मान के चलिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB AC के बराबर है, तो त्रिभुज के दो भुजाओं के सम्मुख कोण यानी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाली जो कोण होती है वो भी बराबर होती है। जैसे कहने का मतलब PQR एक त्रिभुज है जिसमें भुजा PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और PR की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है तथा कोण Q बराबर 65 डिग्री है, तो कोण R का मान क्या होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज की दो भुजा अर्थात PQ और PR बराबर है, तो हमने बताया कि जब त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाली कोण भी बराबर होती है। तो यहाँ पर PQ बराबर PR है, इसीलिए PQ के सम्मुख कोण यानी कोण R और PR के सम्मुख कोण यानी कोण Q भी बराबर होगी। तो यहाँ पर कोण R का माप हमें निकालना है और कोण Q हमें 65 डिग्री दिया हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण R का भी मान 65 डिग्री। फिर इसी का जो है जस्ट उल्टा एक है कि जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, ठीक है, जब त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है, जैसे मान के चलिए कि ABC एक त्रिभुज है, इसमें कोण B कोण C के बराबर है, तो कोण B के सम्मुख भुजा और कोण C के सम्मुख भुजा भी तब बराबर होगी। यानी अगर कोण B बराबर कोण C हो तो कोण C के सम्मुख भुजा यानी AB और कोण B के सम्मुख भुजा यानी AC, यानी ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। अगला है त्रिभुज का बहिष्ण कोण, यानी त्रिभुज के किसी भुजा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो बाहरी भाग में जो कोण बनता है उसको बहिष्ण कोण कहा जाता है। त्रिभुज का बहिष्ण कोण जब त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ा दी जाए तब बाहरी कोण को यानी अंतः कोण को छोड़कर त्रिभुज का बहिष्ण कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक त्रिभुज है ABC जिसमें हम भुजा BC को आगे D तक बढ़ाया, तो एक ये बाहर में कोण बन रही है और ये अंतः कोण है। यानी कहने का मतलब कोण C ये वाला अंतः कोण है, कोण A त्रिभुज का अंतः कोण है, कोण B त्रिभुज का अंतः कोण है, और जब हम भुजा BC को बढ़ाते हैं तो ये जो बाहर में कोण बना इस कोण को कहते हैं त्रिभुज का बहिष्ण कोण, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसी प्रकार से जब हम किसी त्रिभुज
PQR के भुजा PQ को S तक बढ़ाई जाए तो ये जो बाहर में कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है त्रिभुज का बहिष्ण कोण। अर्थात जब किसी त्रिभुज के भुजा को बढ़ाई जाए तो बाहर की ओर बने कोणों को बहिष्ण कोण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि हम लोग किसी त्रिभुज के बहिष्ण कोण के लिए सुदूर दो अंतः कोण क्या होता है। यहां पर अगला टॉपिक है त्रिभुज के बहिष्ण कोण के लिए सुदूर दो अंतः कोण। तो हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्रम से बढ़ा देते हैं। यानी एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज के भुजा AB को बढ़ा दिया गया, फिर BC को बढ़ाया गया और फिर भुजा CA को बढ़ाया गया। तो जब त्रिभुज के भुजा को बढ़ाई जाए तो बहिष्ण कोण बनती है। यहां पर ये बहिष्ण कोण है, ये बहिष्ण कोण है, ये बहिष्ण कोण है, जबकि कोण A, कोण B और कोण C अंतः कोण है। तो हम यहां पर अंतः कोण को सूचित कर देते हैं 1, 2, 3, जबकि बहिष्ण कोण को सूचित कर देते हैं 4, 5 और 6। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले बहिष्ण कोण 4 के लिए सुदूर दो अंतः कोण। प्यारे बच्चों, जिस बहिष्ण कोण की बात करता है उस बहिष्ण कोण के, जैसे यहां पर हम बहिष्ण कोण 4 की बात करते हैं, तो इस बहिष्ण कोण के बगल वाले अंतः कोण को छोड़ देना है और उसके अलावा कोण 1 और कोण 2 दो अंतः कोण, अर्थात इस 4 के लिए दो अंतः कोण 1 और 2 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोण 4 के लिए सुदूर दो अंतः कोण कोण 1 और कोण 2 है। इसी प्रकार से कोण 5 की हम बात करते हैं, तो कोण 5 के लिए सुदूर दो अंतः कोण, तो कोण 5 के बगल में जो अंतः कोण है वो है 1, तो 1 को छोड़ करके जो अंतः कोण बचा वो 2 और 3 है। इस प्रकार से कोण 5 के लिए सुदूर दो अंतः कोण कोण 2 और कोण 3 है। फिर हम बात करते हैं कोण 6 के लिए, तो कोण 6 के बगल में जो अंतः कोण है वो है 2, तो कोण 2 को छोड़कर बचा हुआ अंतः कोण है 1 और 3। तो हम कह सकते हैं कि कोण 6 के लिए सुदूर दो अंतः कोण 1 और 3 है।
आशा करते हैं कि आप सभी त्रिभुज के बहिष्ण कोण के लिए सुदूर दो अंतःकोण पहचान समझ गए। एक बार मैं पुनः एक चित्र बना करके आपको समझा देता हूं। जैसे एक त्रिभुज है PQR। अब इस त्रिभुज के भुजा QR को आगे D तक बढ़ाया गया। तो बहिष्ण कोण बना ये वाला। अगर हमें पूछा जाए कि इस बहिष्ण कोण के लिए सुदूर दो अंतःकोण कौन सा है, तो इस बहिष्ण कोण के लिए सुदूर दो अंतःकोण की जब हम बात करेंगे तो बगल वाले अंतः को छोड़कर जो दोनों अंतः बच गया वही इसके लिए सुदूर दो अंतःकोण है। इसी प्रकार से जब हम एक त्रिभुज लेते हैं ABC और इस त्रिभुज के भुजा BA को आगे तक बढ़ाया, तब हम पाते हैं कि ये वाला जो कोण है ये हमारा है बहिष्ण कोण। और जब इस बहिष्ण कोण के लिए सुदूर दो अंतःकोण की बात करेगा तो इस बहिष्ण कोण के बगल वाले अंतः को छोड़कर जो दोनों अंतः कोण बच गया, यानी कोण B और कोण C, ये दोनों हो गया सुदूर दो अंतःकोण। तो यहां पर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लिखा जाए कि त्रिभुज का बहिष्ण कोण सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं। अब जैसे हम एक फिगर बनाते हैं त्रिभुज ABC की। अब इस त्रिभुज के भुजा BC को आगे हम D तक बढ़ा देते हैं, तो त्रिभुज का अंतःकोण A है, उसको 1 मान लेते हैं, B है, इसको 2 मान लेते हैं, C है, इसको 3 मान लेते हैं, और जो बहिष्ण कोण बन रहा है उसको 4 मान लेते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि त्रिभुज का बहिष्ण कोण सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण 4 के लिए सुदूर दो अंतः, यानी बगल वाला अंतः को छोड़ दिए तो बच गया 1 और 2, यानी कोण 4 का माप कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से जब हम एक त्रिभुज लेते हैं PQR और PQR त्रिभुज की भुजा PQ को आगे S तक बढ़ा देते हैं। तो ये बना बहिष्ण कोण। अब इस बहिष्ण कोण की जब हम बात करें तो यहां पर इस वाले बहिष्ण कोण के लिए सुदूर दो अंतःकोण कौन सा है? तो इस बहिष्ण कोण के बगल वाले अंतःकोण को छोड़कर जो बन रहा है अंतःकोण वो P और R है। अर्थात हम कह सकते हैं
इसको अगर हम 3 माने और इसको 1 और इसको 2, तो कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। आशा करता हूं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हों। अब आप लोग देख सकते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है जिसके भुजा बीसी को आगे डी तक बढ़ाया गया और ये जो बहिष्ण कोण बना, इस बहिष्ण कोण का माप x डिग्री है और कोण ए का माप 60 डिग्री है और कोण बी का माप 45 डिग्री है। तो हमें निकालना है कोण x का माप। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का बहिष्ण कोण सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। इसीलिए यहां पर कोण x के लिए सुदूर दो अंतः, यानी कोण x के बगल में जो अंतः है वो ये वाला है C। तो बगल वाले अंतः को छोड़कर जो अंतः बचा वो है A और B। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इस प्रकार से हम पाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 105 डिग्री। फिर एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज PQR है, इसमें भुजा PQ को आगे S तक बढ़ाया गया। तो बहिष्ण कोण जो बना ये वाला, इस बहिष्ण कोण का मान 140 डिग्री है और कोण P का माप x डिग्री है और कोण R का माप 50 डिग्री है। तो हमें x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज PQR का जो भुजा PQ है उसको आगे S तक बढ़ाया गया है। तो बहिष्ण कोण का मान सुदूर दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर। तो इस वाले बहिष्ण कोण के लिए सुदूर दो अंतः की बात कर रहे हैं, तो इस वाले बहिष्ण कोण के बगल में जो अंतः है उसको छोड़ देना है और बचा हुआ अंतः कोण x है और 50 है। तो यहां पर हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो बहिष्ण कोण है वो सुदूर दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होती है। इस प्रकार से x प्लस 50 बराबर 140। अब हम इस 50 को इस साइड कर लेंगे, तो उधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में और इधर बच गया x। और जब 140 में से 50 को घटाते हैं तो हम पाते हैं 90 डिग्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x का माप 90 डिग्री है। इसी प्रकार से एक और हम उदाहरण लेते हैं। एक त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज के भुजा BA को D तक बढ़ाया गया और इसमें ये वाला कोण जो है हमें 125 डिग्री है और ये वाला कोण जो है x डिग्री है और ये वाला कोण जो है 65 डिग्री है और फिर हमें ये वाला कोण का माप निकालना है और इसको हम y मान लेते हैं। अब इस चित्र में यानी दिए गए
चित्र में x और y का माप ज्ञात करना है। तो हम बारी बारी से इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमसे आप इसके आगे आप देख सकते हैं, हमने कहा कि एक त्रिभुज एबीसी है, जिसके भुजा बीए को डी तक बढ़ाया गया, और इसमें इस वाले कोण का जो माप है वो 125 डिग्री है, इस वाले कोण की माप x डिग्री है। और इस वाले कोण की माप 65 डिग्री है, और इस कोण का माप को हमने y माना है। तो सबसे पहले यहां आप देख सकते हैं कि ये है त्रिभुज का बहिष्ण कोण। तो बहिष्ण कोण का माप बगल वाले अंतःकोण को छोड़कर बचे अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है, अर्थात 125 डिग्री बराबर कोण x प्लस 65। अब हम जब प्लस 65 को इस बगल करते हैं, यहां पर जो ये प्लस चिन्ह है इधर हो जाएगा माइनस, उधर बचेगा सिर्फ x, और जब हम इसको घटाते हैं तो हमें x बराबर 60 डिग्री आया। अब यहां पर हमें बचा हुआ कोण y को ज्ञात करना है। तो y को ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 से भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो दूसरा जो है, जब किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो, अर्थात यहां पर आप देख सकते हैं रेखा BA को आगे D तक बढ़ाया गया, तो यानी ये BD रेखा पर किरण AC खड़ी है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180, अर्थात दूसरा हम निकाल सकते हैं y प्लस 125 बराबर 180। इस गुण को कहा जाता है रैखिक युग्म अभिगृहित से, फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियोम्स। अब हम प्लस 125 को हम दाएं साइड करें तो माइनस 125 होगी, और जब हम उसको घटाते हैं तो ये हमें 55 डिग्री प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, वो है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्रम से बढ़ाई जाए तब बने बहिष्ण कोणों का योग 360 डिग्री होती है। यानी क्रम से बढ़ाने का मतलब हुआ कि जैसे त्रिभुज ABC के भुजा AB को बढ़ा दिए एक साइड, तो अब हम इस भुजा को हम पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये हुआ मेरा कहना। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि त्रिभुज के तीनों भुजा को क्रम से बढ़ाना है। क्रम से का मतलब कि एक बार AB को बढ़ाए तो अब हमें BC को बढ़ाना है, फिर हमें CA को बढ़ाना है। तो यहां पर हम AB को बढ़ाते हैं
इसके बाद हम BC को बढ़ाते हैं, इसके बाद हम CA को बढ़ाते हैं। तो ऐसा करने से 3 बहिष्ण कोण बनता है। और तीनों बहिष्ण कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा। यहां पर ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC को बढ़ा दिए, भुजा CA को बढ़ा दिए। तो अब है इसके बाद AB की बारी। ठीक है, तो ये जो तीनों बहिष्ण कोण बना, यानी 1 2 3, इस तीनों बहिष्ण कोणों का जोड़ 360 डिग्री। इसलिए हमने कहा कि जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्रम से बढ़ाई जाए तो बनने वाले तीनों बहिष्ण कोणों का जोड़ 360 डिग्री होती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले AB को बढ़ाया गया, फिर BC को, फिर CA को। तो ये जो बहिष्ण कोण बना, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और तीनों बहिष्ण कोणों का जोड़ 360 डिग्री। अब इस पर जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक त्रिभुज PQR है, इसमें सबसे पहले PQR त्रिभुज के भुजा QP को बढ़ाया, फिर PR को बढ़ाया, फिर RQ को बढ़ाया, और ये वाला जो कोण है ये है X, और ये वाला कोण है 109 डिग्री, और ये वाला कोण है 140 डिग्री। तो हमें X का माप ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जब त्रिभुज के किसी तीनों भुजा को क्रम से बढ़ाई जाए तो बनने वाले बहिष्ण कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। यहां पर सबसे पहले QP को बढ़ाया गया, ठीक है, फिर इसके बाद PR को बढ़ाया गया, फिर इसके बाद RQ को बढ़ाया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों भुजाओं को क्रम से बढ़ाया गया है, इसीलिए इस तीनों कोणों का जोड़ 360 डिग्री के बराबर होगी। अब इसमें ये दोनों सजातीय है, जुट जाएगा, और जब इधर से प्लस से उधर जाएगा, यहां पर प्लस में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो घटा लेते हैं। दो सौ 49 डिग्री, और जब हम इसे घटाते हैं तो हम पाते हैं 111 डिग्री। इस प्रकार से x का मान हमें निकल गया। अब इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, वो है त्रिभुज की
माध्यिका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के किसी भुजा का मध्य बिंदु और उस भुजा के सामने वाले शीर्ष लंब को जोड़ने वाली रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब यहां पर एक बात है, त्रिभुज के किसी भुजा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब होता है वो बिंदु जो त्रिभुज के किसी भुजा अर्थात एक रेखाखंड को दो बराबर खंडों में बांटती है। जैसे एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें भुजा बीसी का मध्य बिंदु, भुजा बीसी का मध्य बिंदु हम लेते हैं डी। मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि डी से बी की लंबाई अगर x है तो डी से सी की भी लंबाई x है, अर्थात डी बीसी के एकदम बीच में है। तो जब त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को और उस भुजा के, यानी मध्य बिंदु जिस भुजा का है हमें पता, ठीक है, उस भुजा के सामने वाले शीर्ष लंब को जोड़ने वाली रेखा, यानी इस रेखाखंड को हम कहेंगे माध्यिका। ठीक है, इसी प्रकार से एक त्रिभुज हम PQR लेते हैं। अब इस PQR त्रिभुज के भुजा PR का मध्य बिंदु, भुजा PR का मध्य बिंदु S लेते हैं। जब S PR का मध्य बिंदु है तो S से P की लंबाई और S से R की लंबाई समान होगी, और जब हम इस मध्य बिंदु को इस भुजा के सामने वाली शीर्ष लंब, यानी इसके सामने में जो शीर्ष लंब है वो Q है, तो जब हम इस मध्य बिंदु को इससे जोड़ देते हैं तो ये जो रेखाखंड बनी, इस रेखाखंड को ही कहा जाता है त्रिभुज का माध्यिका। तो यहां से आप एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में अगर हमें पता है कि AD माध्यिका है तो इसका मतलब है कि तब DB बराबर DC होगी। यानी हम लिख सकते हैं कि यदि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका हो तब, तो जब ये AD माध्यिका है तो स्वाभाविक है कि माध्यिका का परिभाषा है कि त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष लंब से जोड़ने वाली रेखाखंड। तो जब ये AD माध्यिका है तो D BC का मध्य बिंदु है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु है, यानी DB बराबर DC। ठीक है, और जब DB बराबर
डीसी है तो हम कह सकते हैं कि डीबी और डीसी, यानी डीबी बराबर अगर एक्स है तो डीसी बराबर भी एक्स। अर्थात हमें अगर बीसी की लंबाई यहां से पूछता है तो x प्लस एक्स यानी 2x हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि डीबी बराबर डीसी और ये पूरी लंबाई का यानी बीसी का आधा हो, या इसी को हम कह सकते हैं कि जब डीबी बराबर डीसी है तो किसी एक का अगर दोगुना हम कर देते हैं तो हमें पूरा आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं 2 गुना डीबी बराबर 2 गुना डीसी तथा प्रत्येक बीसी के बराबर। चूंकि दो खंड जब बराबर है, मेरा कहना यह है कि जैसे ये एक रेखाखंड ए बी और इस पर एक बिंदु P है जहां से ए की लंबाई और बी की लंबाई, अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कहना कि पी ए बराबर पी बी है। तो जब पी ए बराबर पी बी है तो हम कह सकते हैं कि किसी एक का अगर हम दोगुना कर देते हैं, जैसे इस खंड का हम दोगुना कर दिए तो हमें पूरा आ जाएगा। चूंकि ये x है तो ये भी x, अर्थात कहने का मतलब कि AP का अगर हम दोगुना कर देते हैं तो हम उसको AB लिख सकते हैं, या BP का दोगुना कर देते हैं तो हम उसको AB लिख सकते हैं। ठीक है, माध्यिका का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को हम बता दिए। अब इसमें हम माध्यिका से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताता हूं, वो है हमारा कि त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ जैसे ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में AD माध्यिका है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल समान। ठीक है, तो यहां AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसीलिए त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अर्थात त्रिभुज का जो माध्यिका होता है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में बांटता है। ठीक है, अब इसके बाद त्रिभुज के किन्हीं दो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के किन्हीं दो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का
केंद्रक कहते हैं, यानी सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे एक त्रिभुज हम PQR लेते हैं। अब इस त्रिभुज के दो माध्यिका को खींचते हैं, यानी एक माध्यिका PS है और दूसरा माध्यिका QT है। दोनों माध्यिका यानी माध्यिका PS और माध्यिका QT, ये दोनों जिस बिंदु पर कट रही है उस बिंदु को कहा जाता है केंद्रक। यानी ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसका हम नाम रख देते हैं G। यही बिंदु केंद्रक है, यानी इसी को हम कहेंगे त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों माध्यिका संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीन माध्यिकाएं हो सकती है और तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी का मतलब होता है कि एक ही बिंदु से जाना। दैट मीन्स इफ 3 or more lines passing through a point are called concurrent line। यानी कहने का मतलब कि जब 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु से जाती है तब उसे संगामी रेखा कहा जाता है। और त्रिभुज के तीनों माध्यिका जब हम खींचते हैं तो तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से जाती है, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। ठीक है। अब इसको हम एक फिगर से क्लियर करते हैं कि जैसे एक त्रिभुज ABC है, इसमें हम 3 माध्यिका खींच रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के 3 माध्यिकाएं हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से जाती है। ठीक है। यानी माध्यिका AD, माध्यिका CF, माध्यिका BE। ठीक है। ये हो गया आपका माध्यिका B, ये हो गया माध्यिका AD और ये माध्यिका हो गया FC। ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से जाती है, इसीलिए हम इसे संगामी कह सकते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट्स है कि त्रिभुज का केंद्रक यानी दो माध्यिकाओं का कटान बिंदु, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को दो अनुपात 1 में बांटती है। अर्थात मेरा कहना यह है कि जैसे हम त्रिभुज के माध्यिका को खींचते हैं तो वो माध्यिका जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती है, तो उस बिंदु को कहा जाता है कटान बिंदु। तो ये जो हमारा बिंदु है ये कटान बिंदु है। तो कटान बिंदु से जैसे AD माध्यिका है, ठीक है, तो AD माध्यिका है, तो ये जो कटान बिंदु है इस कटान बिंदु से A की तरफ 2 इकाई है तो D की तरफ 1 इकाई। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की माध्यिका
जहां पर कटती है उसको हम लोग कहते हैं कटान बिंदु यानी केंद्रक। ठीक है, तो त्रिभुज में जो केंद्रक होता है, जैसे ये माध्यिका है, तो यहां मान चलिए ये केंद्रक है, तो केंद्रक से इधर 2 इकाई है, तो केंद्रक से इधर जो है वो आपका 1 इकाई है। इसी को हम लोग कहे 2:1। जैसे फिर हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये PQR एक त्रिभुज है और इसमें QS एक माध्यिका है, और त्रिभुज का जो केंद्रक है वो G है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि G से Q की लंबाई अगर 2 इकाई है तो G से S की लंबाई 1 इकाई। यही हुआ 2:1 का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो अगला टॉपिक चतुर्भुज से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चतुर्भुज अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होती है, यानी 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें आप देख सकते हो कि 4 रेखाखंड AB, BC, CD और AD। अब चतुर्भुज के जब हम बात करते हैं तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष। शीर्ष कहा जाता है जहां पर 2 भुजाएं मिलती है, जैसे ये आप देख सकते हो AD और AB। तो जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं मिलती है, यानी चतुर्भुज की 2 रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष यानी कोना। शीर्ष को ही कहा जाता है अपने भाषा में कोना, अंग्रेजी में वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण हुआ ये कोना कोनी अर्थात सम्मुख शीर्ष बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड। ठीक है, अब इसके बाद चतुर्भुज के जब हम भाग की बात करें कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मैंने किसी चतुर्भुज की कितने कंपोनेंट यानी अवयव होते हैं, तो उसमें कोना को छोड़ देना है। 4 भुजा, 4 कोण और 2 विकर्ण, यानी 10 भाग होते हैं। यानी किसी चतुर्भुज के 10 अवयव होते हैं, जिसमें 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण। ठीक है, अब इसके बाद चतुर्भुज में क्रमागत भुजाएं हैं। ये क्रमागत भुजा क्या होता है, इसी को
कहा जाता है आसन्न भुजा। अंग्रेजी में इसी को एडजेसेंट साइड बोला जाता है। जैसे ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें लगातार भुजा को, जैसे मेरा कहना यह है कि जब दो भुजाओं में एक बिंदु कॉमन हो, यानी जब दो भुजा में, जैसे हम ये भुजा और ये भुजा ले, जैसे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तो दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं। लेकिन जब हम ये वाला भुजा लें और ये वाला लें, अर्थात कहने का मतलब कि जब हम ए बी और बी सी की बात करें तो इसमें बी सी में भी है और बी ए में भी, इसीलिए ए बी और बी सी को ही हम लोग कहेंगे क्रमागत भुजा। इसी प्रकार से बी सी और सी डी को बोलेंगे क्रमागत भुजा। इसी प्रकार से डी सी और डी ए को बोलेंगे क्रमागत भुजा। इसी प्रकार से डी ए और ए बी को बोलेंगे क्रमागत भुजा। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, अर्थात जब चतुर्भुज के दो भुजाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन। ठीक है, यहां पर चतुर्भुज का जो है उभयनिष्ठ भुजा, माफ कीजिएगा, आसन्न भुजा का जो है 4 जोड़ा है, ए बी और बी सी। देख सकते हैं एक बिंदु दोनों में कॉमन है, बी सी और सी डी, सी डी और डी ए, डी ए और ए बी। यानी ये 4 युग्म हैं आसन्न भुजाओं के। अब इसके बाद आसन्न कोण की बात करते हैं। आसन्न कोण, जैसे एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, आसन्न कोण का मतलब होता है लगातार कोण, जैसे कोण ए और कोण बी। फिर कोण बी और कोण सी, फिर कोण सी और कोण डी, फिर कोण डी और कोण ए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब चतुर्भुज के दो कोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे आप देख सकते हो कि एक चतुर्भुज है ये ए बी सी डी, इसके दो कोण, जैसे ये वाला कोण है, तो इस कोण को बनाने में भुजा ए बी है और भुजा ए डी है, और फिर ये वाला कोण, तो इस कोण को बनाने में भुजा ए बी है और भुजा बी सी है। तो आप देख सकते हैं कि भुजा ए बी कोण ए में भी है, कोण बी में भी है, इसीलिए भुजा ए बी जो है ये उभयनिष्ठ भुजा है, अर्थात कोण ए और कोण बी में एक भुजा उभयनिष्ठ है, इसीलिए कोण ए और कोण बी को बोलेंगे आसन्न कोणों के युग्म। अर्थात जब चतुर्भुज के दो कोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तब उस दोनों कोण को कहा जाता है आसन्न कोण। इसी को नॉर्मली अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं लगातार कोण। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सम्मुख भुजा की। ऑपोजिट साइड। तो सम्मुख भुजा का मतलब हुआ आमने सामने की भुजा, यानी जब चतुर्भुज के दो भुजाओं में कोई भी बिंदु कॉमन नहीं हो, जैसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें
भुजा ए बी और भुजा डी सी, आप देख सकते हो कि भुजा ए बी और भुजा डी सी में कोई वास्ता नहीं है, अर्थात दोनों भुजा में कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है। इसीलिए सम्मुख भुजा का एक युग्म हो गया, युग्म माने होता है डबल यानी जोड़ा, ए बी और डी सी, और दूसरा युग्म हो गया ए डी और बी सी। अब इसी प्रकार से सम्मुख कोण भी है। सम्मुख कोण का मतलब कि जब चतुर्भुज के दो कोनों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं, ऑपोजिट एंगल, जैसे ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण ए और कोण सी, आप देख सकते हो कि कोण ए को बनाने में भुजा AB और भुजा AD का मदद हुआ है, और कोण सी को बनाने में भुजा DC और भुजा CB का मदद लिया गया है। अर्थात इस दोनों कोण में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए कोण ए और कोण सी, और इसी प्रकार कोण बी और कोण डी, यानी कोना कोनी का जो कोण है, कोना कोनी, उसी को कहते हैं सम्मुख कोण। तो एक युग्म हो गया प्यारे बच्चों कोण ए और कोण सी, और दूसरा युग्म हो गया कोण बी और कोण डी। इस प्रकार से हमें चतुर्भुज का सम्मुख कोण का जो कॉन्सेप्ट है वो जानकारी मिल गई। अब हम इसके बाद बात करते हैं आगे चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज। यानी पैरेललो ग्राम, और दूसरा है समचतुर्भुज, और तीसरा है इसी प्रकार से आयत, चौथा है हमारा वर्ग, और पांचवा है समलंब चतुर्भुज, और छठा है हमारा पतंग यानी काइट। अब इसके बाद समांतर चतुर्भुज को समझते हैं। जैसे ही समांतर चतुर्भुज हमने बताया, अर्थात इसमें पीछे जो हमने बताया समांतर रेखा के बारे में, तो समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट है जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, मतलब उसको आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं कटे नहीं, तो ऐसे रेखा युग्म को समांतर रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से समचतुर्भुज है, वह चतुर्भुज, या कह सकते हैं कि जिस चतुर्भुज के शॉर्ट में हम चतुर्भुज को इस तरह से संकेत में लिखते हैं, शॉर्ट में ऐसे, ठीक है। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं
समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे एबीसीडी चतुर्भुज में भुजा AB DC के समांतर और भुजा AD भुजा BC के समांतर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और AD समांतर BC है। इसीलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यानी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में समझना है कि समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहला प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज का कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर होती है। इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी कहने का मतलब आमने सामने का भुजा AB है और DC है, तो हम कह सकते हैं AB बराबर DC तथा AD बराबर BC। और दूसरा है गुण कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। ठीक है, कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। ये आपका सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के। अब इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टीज समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री होते हैं। जैसे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें हमने अभी तुरंत बताया कि आसन्न कोण यानी लगातार कोण, यानी कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण B और कोण C है लगातार कोण, तो कोण B
प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण सी और कोण डी है लगातार कोण, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180। और इसी प्रकार से कोण डी और कोण ए है लगातार कोण, कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180। अब इसके बाद समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का क्या गुण होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर खंडों में बांटती है। यानी इसके विकर्ण का कटान बिंदु जहां होता है, उस कटान बिंदु से दोनों विकर्णों का खंड आपस में बराबर होते हैं। आपस में मतलब अपने में। जैसे आप देख सकते हो कि ABCD एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां पर विकर्ण AC का दो खंड OA और OC है। तो OA बराबर OC। और दूसरा विकर्ण है BD। अब BD विकर्ण का जो दो खंड है, एक है DO, एक है BO। तो ये दोनों खंड DO और BO आपस में बराबर होगी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, तो वो जो कटान बिंदु होता है, उस कटान बिंदु से दोनों विकर्ण के देखिए दो खंड बने। ये वाला खंड इस खंड के बराबर, अर्थात दोनों खंड अपने में बराबर हो जाए। और इसी तरह से दूसरा विकर्ण का जो ये दो खंड है, वो अपने में बराबर हो। यही है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का प्रॉपर्टीज। आशा करते हैं कि आप सभी यहां तक के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।